बेटा हमने डिस्कशन लिया उसका हम लोग एक बार फिर से पढ़े बच्चे। स्लोप क्या होता है तो मैंने आपको दिया था, एक छोटा सा ग्राफ बेटा बनाता है यहाँ पर, या आपने बेटा यहाँ पर वाई एक्स ग्राफ लिया, ठीक। वाई एक्स बेटा ग्राफ आपका इस तरीके से आया, आपने यहाँ पे ऐसे शो किया ऐसे, ठीक। ये जो बेटा आपने ग्राफ बनाया था बेटा इस तरीके से ऐसा, क्या बच्चे आप पहचान सकते हो यहाँ पे कितने पॉइंट्स ऐसे होंगे जहां पे dy बाई डी एक्स की वैल्यू 0 होगी? फाइंड नंबर ऑफ पॉइंट्स, फाइंड नंबर ऑफ पॉइंट्स where dy by dx is equal to 0। तो हो गया, कितने पॉइंट्स होंगे जहां पे dy by dx की वैल्यू 0 होगी? मैं फिर से कहता हूं बच्चे, dy by dx कहने सुनने की बात है। dy by dx बेसिकली क्या है बेटा? कर्व का स्लोप है। क्या पहचान सकते हो कितने पॉइंट पर स्लोप 0 है? क्या यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट बेटा ध्यान से देखो कैसा है बेटा, इस जगह 0। यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है बच्चे? 0। यहाँ स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है? 0। यहाँ स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है बेटा? 0। तो मुझे बताओगे बेटा जो कर्व आपने बनाया उसके, हाँ इसके आगे बेटा को पूछे डीवाई बाई डी और कहाँ 0 होगा? तो फिर तो पूरी फैमिली आगे कई सारे पॉइंट्स होंगे जहाँ 0 होगा। और कर्व के अगर पॉइंट पे बात की जाए तो डिवाइड से मैं इस चीज को बेटा हटा भी दूं स्ट्रेट पार्ट को, तो मुझे बताओगे यहाँ पे डिवाइड कितने पॉइंट पे 0 होगा? तो सर टोटल 4 पॉइंट्स ऐसे होंगे जहां पे स्लोप की वैल्यू बच्चे 0 होगी। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं इसमें? चलो बच्चे बताना, 9th क्लास 10th क्लास का एक डिस्कशन था क्वाड्रेटिक वाला या पॉलिनोमियल वाला, उस पे चले। मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दूं कि अगर y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, ठीक, तो बताइए बेटा फाइंड x वेयर dy by dx is equal to 0। कहां पे dy by dx की वैल्यू 0 होगी? बोलिए। अगर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है तो x की वो वैल्यू बताइए जहां पे dy by dx की वैल्यू बेटा 0 होगी। क्या इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो? डिफरेंशिएट का मतलब क्या हुआ? रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू द x। अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू द x बेटा देखोगे तो वैल्यू क्या होगी बेटा? d बाय dx ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। बोलो सारे बच्चे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2ax abc 2ax plus b plus b plus 0 plus b और c का डिफरेंशिएशन 0। 0। तो क्या बच्चे लगता है यहाँ पे स्लोप की वैल्यू dy बाय dx इक्वल टू 2x प्लस b आ गया? क्या Yes, कहीं sir. पे ये 0 होगा? तो कहाँ 0 होगा बच्चे? माइनस b बाय 2a पे। तुम्हें याद हो, अगर 11th की पढ़ाई 9th की पढ़ाई का डिस्कशन याद हो तो इस शेप को बेटा एनसीईआरटी खुल के पैराबोलिक सरफेस बोलती है। ये सरफेस कैसी होगी? पैराबोलिक। अगर सरफेस पैराबोलिक होगी तो पैराबोला कैसा होता है बेटा? या तो वो इस शेप में जाता है या फिर इस शेप में आता है, ठीक है ना? तो क्या इसका एक वर्टेक्स होगा? तो हमेशा जाना पैराबोला का वर्टेक्स कहाँ पे होगा? तो पैराबोला का वर्टेक्स हमेशा कहाँ पे होगा? जहां पे स्लोप क्या होगा? 0। जहां पे dy बाई डी क्या होगा? 0। तो पैराबोला का वर्टेक्स हमेशा कहाँ पे आता है? x इक्वल टू माइनस b बाई 2a पे। ये याद रखेंगे पक्का? तो मैं आपसे अगर बात करूं बेटा तो कहाँ पे dy बाई डी क्या होता है? तो सिंपली स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। मुझे फिर से बताओ बच्चे, अगर मेरे पास एक कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो, एक कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब हो, ठीक, और एक y इक्वल टू बेटा x टू द पावर 4 हो, तो पहचान सकते हो बेटा ये सारे कर्व में से बेटा अगर मैं बनाऊं, एक कर्व बच्चे मैंने ऐसे बनाया, ठीक, इसमें से स्क्वायर हटा दीजिए बेटा, क्यूब वाला हटा दिया, y इक्वल एक्स पावर 4, और एक बच्चे आपने ऐसा बना दिया, ठीक। दोनों में से जानोगे बच्चे कौन सा एक्स स्क्वायर वाला होगा, कौन सा एक्स टू पावर 4 वाला होगा? ये कर्व ए है, ये कर्व बी है, तो ए और बी
ए किसके लिए होगा, एक्स स्क्वायर के लिए, एक्स पावर 4 के लिए। ठीक से पहचानो बेटा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर में स्लोप 2x आएगा, इसका स्लोप 4x क्यूब आएगा। तो ढाल स्लोप ज्यादा किसका होगा, सर ये ज्यादा स्लोपी कर्व होगा। देखो ना, इसका डीवाई बाई डीएक्स क्या आएगा, तो इसका डीवाई बाई डीएक्स बनेगा 4x क्यूब, इसका डीवाई बाई डीएक्स क्या आएगा, बनेगा 2x 2x। तो ज्यादा आएगा, b तो ज्यादा b स्लोप है किसी भी right पॉइंट, तो b जो होगा बच्चे किसके लिए हो जाएगा बेटा, x टू द सेकंड पावर वाले 4 के लिए, और a किसके लिए होगा, x x स्क्वायर के स्क्वायर लिए। तो ध्यान से देखो, दोनों में डिफरेंस किस चीज का, स्टीपनेस का। बी कर्व ज्यादा स्टीप है ए कंपैरिजन, तो बच्चे जिसका डीवाई बाई डीएक्स ज्यादा आएगा एक पॉइंट पे, वहां पे स्लोप ज्यादा बनना चाहिए। डीवाई बाई डीएक्स फिर से कह रहा हूं किसको रिप्रेजेंट करता है, स्लोप ऑफ द कर्व। ओके, x इक्वल टू 1 लिखो, x इक्वल टू 1 पे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डीवाई बाई डीएक्स कितना होगा, तो x इक्वल टू 1 पे डीवाई बाई डीएक्स की वैल्यू 2 होगी, और x इक्वल टू 1 अगर y इक्वल टू एक्स पावर 4 के लिए लिखोगे तो डीवाई बाई डीएक्स कितना आएगा, 4x क्यूब। x क्यूब कितना हो जाएगा बेटा, x की वैल्यू 1 है तो आंसर 4 आ गया। तो x इक्वल टू 1 पे अगर 2 पॉइंट्स लोगे बेटा, तो किसमें ज्यादा स्लोप आना चाहिए, a में ज्यादा स्लोप आ रहा है या b में ज्यादा स्लोप आ रहा है, x इक्वल टू 1 पे ज्यादा स्लोप किसका है, b का, a का। बेटा स्लोप देख के बताओ, स्लोप देख के बताओ, स्लोप देख के बताओ, x इक्वल टू 1 पे ज्यादा स्लोप किसका है, b का। अगर x इक्वल टू 1 पे b का स्लोप ज्यादा है तो ध्यान से देखो बच्चे, यहाँ पे dy बाई dx इसके लिए 4 आ रहा है और इसके लिए 2 आ रहा है, तो ज्यादा स्लोप किसका हुआ, x ओवर 4 का हुआ ना। तो x ओवर 4 वाला ग्राफ बेटा किसके लिए आएगा, बेटा b के लिए आएगा। बी के लिए। क्लियर है पॉइंट, यस सर, पक्का। यस सर। नेक्स्ट बेटा देखिएगा, इसमें एक छोटा सा बेटा डिस्कशन आता है, आपका जरूरत पड़ेगी आगे चल के, तो मैंने कहा अभी पढ़ा देता हूँ, नोट करके हम लिख लेते हैं बेटा। यहाँ पर सिंपल सा एक कर्व बहुत पॉपुलर है आपका, बहुत ज्यादा 11th में यूज होता है, ग्राफ है y इंटू एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये फंक्शन है बेटा, ठीक। अब y इंटू एक्स बेटा अगर आप लिखोगे तो इसमें दो पॉसिबिलिटी आती है। ये कांस्टेंट को अगर बच्चे c लिखूं अगर मैं, तो अगर c की वैल्यू पॉजिटिव हो तो x इंटू वाई ऐसा मान लेते हैं, x इंटू वाई, c की वैल्यू 8 मान ली अपनी तरफ से, लेट से c इक्वल टू 8। तो बताओ बेटा पॉइंट्स कौन कौन से आएंगे, जरा एक्स वाई इक्वल टू 8 का बेटा मैं आपसे ग्राफ पूछूं तो कैसा ग्राफ बनेगा। तो एक बच्चे ने कहा सर कुछ मत करो, पॉइंट्स लिख दो, 4 लिख दो, है ना, सॉरी 2 लिख दो, 4 लिख दो, 8 लिख 1 दो, 16 लिख दो। y की वैल्यू क्या होगी बोलो, अगर x2 होगा तो y कितना होगा 4, x4 होगा तो y कितना होगा 2, 2 x8 होगा तो y कितना होगा 1, 1 x16 by होगा 2 तो y कितना होगा। 1/2। जरा पॉइंट बेटा बनाना कहाँ पे होंगे, x इक्वल टू 2 पे y की वैल्यू बेटा कितनी थी, 4 थी, x इक्वल टू 2 पे y की वैल्यू 4, x इक्वल टू 4 पे y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 8 पे y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 16 पे y की वैल्यू 1/2। तो ग्राफ क्लियर है बेटा कैसा आएगा। अगर मैं इसको बहुत हल्के हाथ से ज्वाइन करूं तो क्या लगता है बेटा शेप कुछ इस तरीके से आएगी, और ये कभी बेटा कट नहीं करेगी ना, x इक्वल टू 0 पॉसिबल है ना y इक्वल टू 0। तो इस शेप को बच्चे बेटा हमारी मैथ्स में क्या बोला जाता है बेटा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्लियर। तो बच्चे बताना शेप कैसे आएगी, अगर x और y कांस्टेंट है बच्चे, x और y की वैल्यू क्या है बेटा, कांस्टेंट है, कांस्टेंट भी कैसा है बेटा, पॉजिटिव। तो बेटा शेप कैसे आएगी, जरा देखो सर, ये शेप कुछ इस तरीके से आएगी। क्लियर। इधर टच नहीं करेगा क्योंकि y 0 नहीं हो सकता ना, y 0 होगा तो x इंफिनिटी हो जाएगा, और इधर भी टच नहीं कर सकता ना, x 0 होगा, बिना टच के बेटा ग्राफ ऐसा जाएगा। क्लियर। हाँ, इस ग्राफ की पक्की बात होगी कि अगर तुम्हारे पास एक x0 होगा तो y0 आएगा, तो नॉट की जगह
2x नॉट लिखोगे तो ये आधा हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ये क्लियर है? तो x इंटू वाई बेटा कांस्टेंट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आता है। अगर प्लस होगा तो ऐसा आएगा, माइनस होगा तो बताओ क्या होगा। अगर मान लो बच्चे x इंटू वाई की वैल्यू बेटा मैं क्या मान लू, -8 मान लू, तो x इंटू वाई की वैल्यू -8 का मतलब बताओगे बेटा क्या होगा। फिर से देखो, x की वैल्यू 2 रखोगे तो y इक्वल टू -4, x इक्वल टू 4 रखोगे तो -2। तो बस ये जो पॉइंट आपके ऊपर आए थे y में वो नीचे पहुंच जाएंगे। तो भाई एक्स वाई इक्वल टू 8 तो ऐसा ग्राफ होगा। ये ग्राफ कौन सा होगा, एक्स वाई इक्वल टू +8। तो ये ग्राफ बेटा कैसा होगा, एक्स वाई इक्वल टू -8। तो पॉजिटिव में अगर देखोगे तो पहले क्वाड्रेंट में आएगा और नेगेटिव में होगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक, जैसे जैसे x बढ़ेगा वैसे से y कम होगा। x इंटू वाई बेटा ध्यान से, अगर पॉजिटिव होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा और नेगेटिव होगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर? अब बच्चे इसके बाद एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक आता है जो मैंने आपसे पहले दिन प्रॉमिस किया था। तो इंटीग्रेशन का जो बच्चों ने आंसर दिया वो सर्वोपरि है, सबसे ऊपर। इंटीग्रेशन मींस एडिशन, ठीक। पर एडिशन तो सर हमने पहले पढ़ रखा है, ये कैसा इंटीग्रेशन है? तो बेसिकली बेटा ध्यान से देखो, अगर मेरे पास एक बड़ा सा वो रूबिक्स क्यूब देखा है ना बच्चे, रूबिक्स क्यूब में बेटा पता है कि जो क्यूब बना होता है वो छोटे छोटे क्यूब से बना होता है ना। अगर बेटा मैं यहां से एक छोटा सा पार्ट इसका निकाल दूं क्यूब का, दिख रहा है? तो आपने क्या किया, एक वॉल्यूम v में से कितना वॉल्यूम रिमूव कर दिया, dv वॉल्यूम रिमूव कर दिया, दिख रहा है? तो यू कैन डिवाइड अ थिंग वॉल्यूम इनटू स्मॉल पार्ट्स। अब अगर इसको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं बेटा तो dv आ गया। पर क्या ऐसा भी हो सकता है बेटा वो जो छोटे छोटे से क्यूब्स हैं उनको बेटा मैं क्या करता जाऊं, इकट्ठा करता जाऊं, और उनको बेटा अगर एक साथ रख दूं तो क्या मेरे पास लगता है यहाँ पे एक क्यूब भी बन सकता है। तो कुल मिला के कहानी बेटा इस तरीके से आई। छोटे पीसेस में डिवाइड करने के कॉन्सेप्ट को बच्चे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, डिफरेंशिएशन। आपने डिवाइड किया, डी पार्ट जनरेट किए ना, और छोटे छोटे पार्ट्स को बेटा आपने क्या किया, जोड़ के एक बड़ा वॉल्यूम बनाया। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इंटीग्रेशन। एक तरीके से दोनों बेसिकली बेटा कैसे कॉन्सेप्ट है, अपोजिट कॉन्सेप्ट। मैथ्स में क्या ऐसा एक पहली बार हुआ है कि आपने ऑपरेटर लिए और अलग अलग लिए? तो आप कहोगे सर मैथ्स से पहले भी हमने किया है, जैसे एडिशन होता था, सॉरी सब्ट्रैक्शन होता था, चीजों को घटाने का कॉन्सेप्ट, वैसे चीजों को जोड़ने का था। फिर क्या था, चीजों को मल्टीप्लाई करके उस नंबर्स को बढ़ाने का था, तो उस नंबर को डिवाइड करने का कॉन्सेप्ट भी था। तो वैसे बेटा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आता है, ठीक। सर नई बात समझ में आई। अब आप अच्छे से देखो, जब भी आप इंटीग्रेशन देखोगे तो वो दिखने में बेटा उसमें टोटल 3 चीजें आएंगी। पहले तो बेटा उसमें एक सिंबल होता है इंटीग्रेशन का, ये दिखाने के लिए कि हाँ हमें इंटीग्रेशन करना है। फिर बच्चे उसमें एक फंक्शन लिखा होता है, उस फंक्शन को टेक्निकली बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीग्रैंड बोलते हैं। जिस फंक्शन को इंटीग्रेट करना उसको इंटीग्रैंड। फिर आगे लिखा होता है डी, और डी के आगे ब्रैकेट में एक वेरिएबल लिखा होता है जो आपको देखना है। क्लियर? अब बच्चे अगर मैं पूछूं तो इंटीग्रेशन आपको ऐसा लिखा मिले तो ऐसा लिखा मिल जाए, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डीएक्स। तो समझ में आ गया साइन एक्स क्या होगा, इंटीग्रेशन किसका इंटीग्रेशन कर, इसको बोला भी ऐसे जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स किसके रिस्पेक्ट में, रिस्पेक्ट टू द एक्स। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन बेटा एक्स के रिस्पेक्ट में करना था, तो ये डिस्कशन आया, ऐसे पढ़ते हैं। अच्छा बच्चे बताना, अगर मैं खाली इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स लिख दूं तो इसका कुछ मतलब है? सर नहीं सर, ये मीनिंगफुल टर्म नहीं है, ठीक है ना। तो जब भी आप इंटीग्रेशन करोगे टोटल 3 चीजें होंगी। फर्स्ट आपका सिंबल जो हिंट देगा कि सर हाँ आपको यहाँ पर इंटीग्रेशन करना है। ये इंटीग्रेशन बेटा क्या होता है, एक फंक्शन होता है, और कोई भी चीज जैसे डिफरेंशिएट की जाती थी किसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, वैसे इंटीग्रेट करी जाती है
विद रिस्पेक्ट टू द सम वेरिएबल। तो ये वेरिएबल जो डी के साथ टर्म आता है बेटा उसे हम डीएक्स बोलेंगे। ठीक है, क्लियर? अगर बच्चे मैं ऐसे लिख दूं, बताना बेटा सही है। इंटीग्रेशन एफ फोर्स dt, इसको बोल के बताना क्या होगा? इंटीग्रेशन किसका? किसका? फोर्स का। किसके रिस्पेक्ट में? तो विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। क्लियर? कल को ऐसा आ जाए ये प्रेशर है ये वॉल्यूम है, तो ये इंटीग्रेशन किसका? किसका? Integration of प्रेशर का। pressure, किसके रिस्पेक्ट में? volume. विद रिस्पेक्ट टू द वॉल्यूम। ऐसे बोला जाता है इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन रिस्पेक्ट टू द। ये बात बेटा क्लियर है तो बताना, Yes, sir. क्योंकि नॉर्मली आप बेटा 12th के लास्ट में जाके पढ़ते हो, आप अभी पढ़ रहे हो तो उतनी मेच्योरिटी नहीं है। दो आपकी क्लास में बच्चे अच्छे हैं पढ़ने में और जल्दी से समझ भी जाएंगे, पर हमने कुछ पार्ट स्किप किया कि डिफरेंशिएशन उतना डेप्थ में नहीं पढ़ा, तो इंटीग्रेशन पढ़ना पड़ेगा। किसी को डाउट है? No, sir. ठीक है, अच्छा आप डिस्कशन स्टार्ट करो। क्या बच्चे मैंने आपको ये बात कभी सिखाई कि d/dx ऑफ fx को f प्राइम x लिखा जाता है? अगर नहीं सिखाई है तो आप याद रखना, d/dx ऑफ fx को f प्राइम x लिखा जाता है। प्राइम लगने का मतलब उस पे लिखा हुआ है कि आपका डिफरेंशिएशन हो चुका है। तो d/dx ऑफ fx कितना होता है बेटा? f प्राइम x। अगर बच्चे मैं इसको लिखूं, देखो अच्छे से, dfx इक्वल टू क्या हो जाएगा? f प्राइम x dx। ठीक है, पक्का? Yes, और sir. अब आप इस क्वांटिटी को क्या करो बच्चे? इंटीग्रेट करो। इंटीग्रेशन का किसी बच्चे ने पहला आंसर जो दिया था बहुत बढ़िया समेशन है, तो आप सारे f प्राइम x dx को क्या करते जाओ बेटा? ऐड करते जाओ। क्लियर? अब बच्चे बताओगे dfx, इंटीग्रेशन ऑफ dfx क्या होगा? तो वो क्यूब वाले में बताया मैंने, डी करने से आपने क्यूब निकाले होंगे, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया होगा, और इंटीग्रेट करने से वो फिर से वही बनाया होगा। तो क्या आपको लगता है बेटा इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दो अपोजिट सिंबल है, ये कैंसिल होकर आपको fx मिलेगा? तो f प्राइम x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा? fx होता है। अब समझ में आया क्या हो रहा है? fx को डिफरेंशिएट करने पे क्या मिला था? fx को इंटीग्रेट करने पे बेटा, डिफरेंशिएट करने पे क्या मिला था? अरे fx को डिफरेंशिएट करने पे क्या मिला था? f प्राइम x। X. तो f प्राइम x को इंटीग्रेट करने पे क्या मिलेगा? Fx. fx। तो क्या ये अपोजिट फंक्शन हुआ नहीं हुआ बच्चे? Yes, सिंपल sir. ऑपरेशन बेटा उल्टा हो गया। डिफरेंशिएट करने पे f प्राइम x मिलता है, इंटीग्रेट करने पे fx मिलता है। हालांकि ये चीज हजम नहीं होती इतनी आसानी से। सब बच्चे कहते हैं यार अभी तो आप पढ़ाना शुरू किया, अभी आपने बात खत्म कर दी। बेटा मैंने एक कंक्लूजन निकाला कि दोनों फंक्शन अपोजिट है, हम सीखेंगे इसे। जरा देखोगे, इधर देखो, अगर बच्चे मैं यहां पे लिखूं, देखो बच्चे इधर देखो, आंसर को डिफरेंशिएट करने पे इंटीग्रेंड मिलता है। आंसर को डिफरेंशिएट करने पे इंटीग्रेंड मिलता है बच्चे। तो अगर मैं पूछूं यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ कुछ था और ये आंसर बेटा sin x है, तो बताओगे यहाँ पे क्या था? माइनस कॉस एक्स। बहुत बढ़िया, Minus किसी बच्चे ने cos x. आंसर दिया। आंसर को डिफरेंशिएट करने पे इंटीग्रेट मिल जाएगा। तो टेक्निकली क्या था बेटा? इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx क्या होता है बेटा? sin x होता है। क्लियर? तो cos x का इंटीग्रेशन बेटा क्या होता है? sin x हमने बातों बातों में पढ़ा। क्लियर? सर माइनस डाउट का तो नहीं साइन बेटा नहीं इसमें? आएगा? इससे माइनस का सर साइन माइनस। आई थिंक नहीं आएगा, नहीं आएगा Sir, बच्चे। but sin x का डिफरेंशिएशन तो minus cos x होता है ना? माइनस कॉस एक्स होगी। sin x का cos x होता है बेटा, पढ़ो जाके फिर से देखो, ऊपर लिखा हुआ है sin x का cos x हाँ होता है। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, चलो। तो अभी इतनी मुलाकात सबको समझ में आई। ये सिंबल क्या है इंटीग्रेशन का? उसमें एक फंक्शन होता है और उसको इंटीग्रेट करते हैं वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। तब बात पक्की?
Yes, sir. अब भाई इसमें भी हमारे पास कुछ सिंपल से रूल हैं। पहला रूल यहाँ पर भी पावर रूल है। पावर रूल क्या है बच्चे, अच्छे से देखो, ये कहता है इंटीग्रेशन ऑफ x to the power n dx। वहां x to the power n को आपने क्या किया था, डिफरेंशिएट किया था। यहाँ x to the power n को इंटीग्रेट करते हैं, x to the power n dx का वैल्यू हो जाती है x to the power n plus 1 डिवाइड बाय जो नई पावर होगी बेटा वो एक नंबर से बढ़ाओगे और जो पावर आएगी उसी से डिवाइड करोगे। याद करो डिफरेंशिएशन में क्या करते थे, पावर कम करते थे, यहाँ पावर आप बढ़ा देंगे। तो x to the power n dx का इंटीग्रेशन बेटा क्या होता है, x to the power n plus 1 डिवाइड बाय n plus 1। बस ये सारी पावर्स के लिए सही है, केवल n की वैल्यू बच्चे -1 नहीं हो सकती। ये सबके लिए चलेगा पर n इक्वल टू -1 के लिए नहीं चलेगा। ठीक, तो बच्चे अगर मैं तुमसे पूछूं छोटा सा क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 5 dx कितना होगा? X to the power 6 upon 6. 7. हाँ, 6. तो आप एक नंबर से बढ़ा देंगे और जो नई पावर आएगी उससे घटा देंगे। x की पावर 6 डिवाइड बाय 6 आ गया। क्या क्रॉस चेक किया जाए बच्चे, यहाँ पर आंसर को डिफरेंशिएट करने पे क्या इंटीग्रेंड आ रहा है नहीं आ रहा है? तो d by dx of x to the power 6 by 6 में 1 by 6 कॉमन आ जाएगा, d by dx of x to the power 6 बचेगा। कल ही सिखाया था x to the power 6 किसके इक्वल होगा, 6x to the power 5 डिवाइडेड बाय 6, तो कैंसिल हो गया। तो आ रहा है मजा। इसमें क्या हुआ कि अगर इंटीग्रेट करोगे तो आंसर मिलेगा और आंसर को डिफरेंशिएट करोगे तो इंटीग्रेंड मिलेगा। क्लियर? Yes, sir. चलो बच्चे आंसर बताना इसका। x to the power 4 by 3 dx का इंटीग्रेशन क्या होगा? 3 into x to the power 7 by 3 upon 3. 7. नहीं, x to the तो x to the power power 4 by 3 plus 1 डिवाइड बाय 4 by 3 4 plus by 1. 3 plus 1। तो ये वैल्यू 7 into x to the power X to the 7 power- by 3। ये सही था? Yes, sir. अगर बच्चे मैं आपसे पूछूं क्या मेरे पास ये जो आंसर आया है, फिर से देखो मैं लिख रहा हूं, समझना। अगर आंसर को डिफरेंशिएट करोगे तो इंटीग्रेंड मिलना चाहिए, ये बात सच है बिल्कुल। तो बच्चे बताना d by dx ऑफ आंसर कितना है, 3 by x to the power 3 by 7 x to the power 7 by 3। X to the इसमें power से 4 3 by by 3. 7 कॉमन आ जाएगा, 7 by 3 nxn -1 के अकॉर्डिंग 7 by 3 -1, तो 7 7 3 3 कैंसिल, तो x to the power 4 by 3 आया नहीं आया? तो आंसर को डिफरेंशिएट करने पे बेटा इंटीग्रेंड आना चाहिए। यही चीज मैंने आपको पहले टर्म से दिखा रहा हूँ कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जो बेटा एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस है। सेकंड रूल पे बेटा आइए आप यहाँ पर। अच्छा एक क्वेश्चन बेटा और है, एक क्वेश्चन और बताना है इसमें, बी सी ऑप्शन। अगर बेटा मैं इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स पूछूं तो क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ x. सर ये तो होगा ही नहीं ना, विथ रिस्पेक्ट टू नहीं दिया। हाँ, है ना बच्चे? तो कई बच्चे क्या करते हैं जल्दबाजी में, इंटीग्रेशन रूट एक्स को x को 1/2 लिख दीजिए, आंसर हो जाएगा 1/2 + 1 डिवाइड बाय 1/2 + 1, तो आंसर हो जाएगा 2/3 into x to the power 3/2। ठीक है ना? पर अगर कोई बच्चा ऐसा लिख रहा है तो बोलोगे आप गलत कर रहे हो, ये इंटीग्रेशन कंप्लीट है ही नहीं, ये इनकम्प्लीट है। सो यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू व्हिच वेरिएबल, व्हाट वेरिएबल, वेरिएबल तो दिया ही नहीं ना, तो सर ये इनकम्प्लीट है। आपने लिख दिया ठीक है, पर ये गलत है। क्लियर है? गड़बड़ तो नहीं करोगे? नो सर। तो पावर रूल समझ में आ गया बेटा यहाँ पर? यस सर। अच्छा मजेदार बात है बेटा कि हमारा 11th में शायद पावर रूल से ही काम का चल जाता है, इंटीग्रेशन बहुत ज्यादा वो नहीं देते हैं, पर ठीक है फिर भी कुछ छोटे छोटे से रूल हैं, हम लोग याद कर लें। रूल क्या है बच्चे, नेक्स्ट देखो अच्छे से, कि अगर कभी आपके पास इंटीग्रेशन लिखा जाए बच्चे इस तरीके से CFX आ रहा हो,
तो मैंने आपको बताया बेटा पहले भी कि यहाँ पे सी क्या है बेटा, कांस्टेंट है। जब एक जमाने में डिफरेंशिएशन में सी पार्टिसिपेट नहीं करता था तो इंटीग्रेशन में भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा। क्लियर? तो यहां से सी कॉमन आ गया बेटा आपका, तो ये इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स आ गया। क्लियर? तो जो कांस्टेंट मल्टीपल होगा वो बाहर कैरी हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चे में अगर आपसे पूछूं इंटीग्रेशन ऑफ दो फंक्शंस का अगर बेटा आपको दिया जाए तो सॉल्व कर पाओगे? सर एफ एक्स जी एक्स का इंटीग्रेशन निकालने की ट्रिक क्या होगी? पहले आप एफ एक्स को इंटीग्रेट करिए, जी एक्स को इंटीग्रेट करिए, फिर आंसर आ जाएगा। पक्का? तो इंटीग्रेशन एफ एक्स प्लस जी एक्स डी एक्स जो होगा बेटा एफ एक्स जी एक्स। याद आ रहा है कैसे लिखोगे इसे? इसे बोलोगे इंटीग्रेशन ऑफ एडिशन इज इक्वल टू एडिशन ऑफ इंटीग्रेशन। बिल्कुल कल वाला ही डिस्कशन आपको कॉपी करना है। इंटीग्रेशन ऑफ एडिशन इज इक्वल टू एडिशन ऑफ इंटीग्रेशन। ये क्लियर है? ये पक्की बात है? तो बच्चे मुझे आंसर बताओगे अगर मैं आपसे पूछूं इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 5x टू द पावर 4 dx की वैल्यू बेटा क्या होगी? एक्स क्यूब प्लस एक्स टू द पावर 5। क्लियर है ना बेटा? Yes, sir. इसमें आप क्या करोगे? इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर dx लिखोगे, फिर इंटीग्रेशन ऑफ 5x टू द पावर 4 dx लिखोगे। इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर dx बेटा क्या हो जाएगा? 3 कॉमन, x स्क्वायर dx, 5 कॉमन, x टू द पावर 4 dx। x स्क्वायर dx बेटा कितना हो जाएगा बेटा? x क्यूब बाय 3। x टू द 4 बाय 5 कितना हो जाएगा? x टू द 5 बाय 5। क्लियर? तो कैंसिल होके बेटा क्या आंसर क्लियर है आपका? x क्यूब प्लस x टू द 5 आ गया। और बच्चे एक यहाँ पे हम c और लिखते हैं। जब आंसर लिखेंगे ना तो आंसर बेटा होगा 3x स्क्वायर प्लस 5x टू पावर 4 dx का आंसर बच्चे पूरा ऐसे लिखा जाएगा। क्लियर? अब बताओ आंसर को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या इंटीग्रेंड आ रहा है? यस सर। x क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना? 3x स्क्वायर। x और 4 का डिफरेंशिएशन कितना? 4x क्यूब। सॉरी x और 5 का डिफरेंशिएशन कितना? 5x टू पावर 4। और c का तो डिफरेंशिएशन 0 हो गया। सर ये c क्यों लिखा बच्चे? मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछूं, नोट देखना, इंटीग्रेशन में कांस्टेंट क्यों लिखते हैं? मुझे एक बात बताओ बेटा, d बाय dx ऑफ x क्यूब कितना होगा? 2x स्क्वायर 3x स्क्वायर। 3x square. बच्चे ठीक है ना? ये आंसर सबको पता है ना? ऐसे आएगा। मैं पूछूं बेटा d बाय dx ऑफ x क्यूब प्लस 4 कितना होगा? 3x स्क्वायर। d बाय dx ऑफ x क्यूब प्लस, बड़ा ही खराब साल है ये 2020, डिफरेंशिएट करके 0 कर दो इसे। ठीक? 3x. तो d बाय dx ऑफ x क्यूब भी कितना प्लस 2020 कितना होगा? 3x स्क्वायर। X square. अब पता लगा कि सर इतने सारे टर्म्स का डिफरेंशिएशन करो तो 3x स्क्वायर आता है। इसका मतलब 3x स्क्वायर का अगर इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आना चाहिए? 3x स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा आंसर? 3 कॉमन, तो 3x क्यूब बाय 3, तो x क्यूब आया आंसर। क्लियर? यस सर। तो क्या बच्चे मुझे यहाँ पर मेरे को बात बताना, डिफरेंशिएट करते समय जो कांस्टेंट शहीद हुए थे क्या उनकी याद में कांस्टेंट नहीं लिखना चाहिए इंटीग्रेशन में? लिखना चाहिए। तो जब आप बात करोगे कुछ भी इंटीग्रेशन कंप्लीट करेंगे तो उन कांस्टेंट को, जो उन शहीदों को जो डिफरेंशिएशन के जमाने में शहीद हो गए थे, उनकी याद में एक सी लिख देते हैं। तो जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो देखो अगर आप यहाँ पे सी नहीं लिखोगे तो कोई खराब बात नहीं, आंसर सही है क्योंकि तुमने सी 0 मान लिया। पर हमेशा हर चीज का बेटा एक तरीका होता है ना, तो हम लोग रिस्पेक्ट देके सी लिख के छोड़ देते हैं।
तो इंटीग्रेशन करते समय कांस्टेंट को हम लोग को एक्स्ट्रा लिखना पड़ता है। क्लियर है? यस बच्चे बताओगे इसका आंसर क्या आएगा अगर मैं लिखूं इंटीग्रेशन v क्यूब प्लस v स्क्वायर dv की वैल्यू क्या होगी? v to the power 2/4 plus v to the power 3/3. क्या आंसर आएगा बेटा बोलो? कैसे v to the सिखाया? v क्यूब dv फिर v स्क्वायर dv और पहले स्टेप में बेटा c लिख के बवाल खत्म कर दो। ठीक, अब बताओगे v क्यूब dv का इंटीग्रेशन क्या होगा? v टू द पावर 3 + 1 डिवाइड बाय 3 + 1। v स्क्वायर dv कितना हो जाएगा? v टू द पावर 2 + 1 डिवाइड बाय 2 + 1। plus तो आंसर क्या बना बेटा? v टू द पावर 4/4 v टू द पावर 3/3 प्लस c। आंसर सही है? yes sir. तो बच्चे वेरिएबल तो कहने की बात है x है ना, कल को ऐसा भी तो क्वेश्चन आ सकता है t टू द पावर 4 प्लस 3t स्क्वायर प्लस 6dt। अच्छा एक मिनट रुकना बच्चे, एक और बहुत बढ़िया चीज है मैं आपको पहले समझा दूं। कल को अगर कभी ये सवाल आ जाए इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होगा? क्या ये सही है? इंटीग्रेंट तो है ही नहीं सर. अरे बच्चे इंटीग्रेंड 1 है ना, तो जहां 1 है उसको क्या लिख दो बड़े प्यार से, x टू पावर 0 तो लिख ही सकते हो ना। यस सर. तो आंसर क्या आया? x x टू पावर 0 + 1 डिवाइड बाय 0 + 1 इक्वल टू x। और जैसे x आया सर, आपकी कही हुई बात सही निकली सर। आप कहते थे ना कि दोनों फंक्शन कैसे हैं? अपोजिट। तो बेसिकली बेटा dx में क्या करा था मैंने? क्यूब को छोटे छोटे वॉल्यूम्स में डिवाइड किया था। डिफरेंशिएशन में क्या किया था बेटा आपने? छोटे छोटे वॉल्यूम्स से डिवाइड किया था ना। तो मुझे इंटीग्रेशन ऑफ dv क्या होगा? तो पहले छोटे छोटे वॉल्यूम से डिवाइड किया फिर उन्हें जोड़ दिया तो v तो मिलेगा ना। तो ऐसे को पूछे इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होगा? तो आप बोलोगे इंटीग्रेशन ऑफ dx इसका इक्वल हो जाएगा x के इक्वल। इस हिसाब से बताओगे बेटा आंसर। इंटीग्रेशन ऑफ 4dx कितना होगा? 4x. तो 4 बेटा कॉमन आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx आएगा और बड़े प्यार से शिष्टाचार के थ्रू, डिसिप्लिन के थ्रू c लिख दीजिए। आंसर 4x + c। आप खाली 4x लिखेंगे तो कोई आपसे गला नहीं पकड़ लेगा आगे गलत लिखा है, सही है। तो c लिख देंगे तो रिस्पेक्ट के साथ आपने लिखा है। ये क्लियर है? Yes. इसका आंसर बताओगे जल्दी से। इंटीग्रेशन ऑफ 4t क्यूब प्लस 2t प्लस 8dt। देखो बच्चे, इंटीग्रेशन ऑफ 4t क्यूब dt प्लस 2t dt प्लस 8dt। 4t क्यूब dt बेटा कितना हो जाएगा? t टू t पावर to the 4। power 2t dt कितना हो जाएगा? t स्क्वायर 8 और 8t 80 plus c. प्लस c। क्लियर? Yes sir. डाउट तो नहीं बच्चा इसमें? No sir. हाँ सर। अरे मंजोत समझ में आ रहा है बेटा? आपने 2 टन छुट्टी मारी ना? यस सर। सर वो 2 दिन का मेरे को बता दीजिएगा, मैं घर पे पढ़ लूंगा, खुद पढ़ लूंगा। मेरे को टॉपिक्स कुछ बता तो बेटा मैं दीजिएगा। नोट्स, टॉपिक बेटा हमारे शायद इसमें कैलकुलस ही कवर हुआ था, डिफरेंशिएशन और स्लोप चला था। नोट्स है बेटा मेरे पास, से नोट्स में फॉरवर्ड कर देता हूँ आप लोग को ना, तो आप यस उसमें सर। रीड कर सकते हैं। थैंक यू सर। ठीक है? यस सर। तो अभी पॉइंट है बेटा कि इंटीग्रेशन है सर, ठीक है अच्छी बात है। अच्छा रूल बेटा हमने कितने पढ़ लिए यहाँ पे देखो अच्छे से। तो हमने 3 रूल पढ़े थे। एक रूल पावर का हुआ, एक मल्टीप्लिकेशन का हुआ, एक आई ए और आई करके आ गया। चौथा रूल बेटा सिंपल सा है, साइन का है, क्योंकि हमें 11th 12th में बेटा साइन और कॉस के इंटीग्रेशन आने चाहिए। तो बेटा इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होगा?
बताओ क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स? माइनस cos x। पकड़े गए, dx लिखो, अरे गड़बड़ नहीं करना। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स रिस्पेक्ट टू द एक्स बेटा क्या होगा? हमेशा माइनस ध्यान cos x। रखो जो डिफरेंशिएशन का आंसर था उसका माइनस कर दो। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या था? cos x, तो यहाँ क्या आंसर आएगा? माइनस cos x प्लस c। और इंटीग्रेशन ऑफ cos x बताना बेटा क्या होगा? sin x cos plus x का डिफरेंशिएशन क्या था? माइनस sin x। प्लस साइन ना एक्स। ना, cos x का डिफरेंशिएशन था क्या? माइनस sin x तो बेटा साइन उल्टा करना है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? प्लस प्लस plus साइन। sin x plus c। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है बच्चे इसमें? नो सर। तो अब बच्चे आते हैं इंटीग्रेशन का। अगर हमारे लिए पर्पस क्या है बच्चे, तो हम अब इंटीग्रेशन को बेटा कैसे पढ़ना चाहते हैं? बेटा बाय द हेल्प ऑफ ग्राफ पढ़ना चाहते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। सर ग्राफ में इंटीग्रेशन कैसा दिखता है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीग्रेशन, इसका मीनिंग क्या है? देखें, पक्का? Yes यस sir। क्या सर। बढ़िया सा डिस्कशन है बच्चे। ये देखो, अगर बच्चे मेरे पास एक इस तरीके से कर्व है ना, एक कर्व y एक्स दिखा, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करो बच्चे, एक छोटी सी लाइन बेटा आप और ड्रॉ करें, और ये बेटा आपका शेडेड रीजन। ठीक, इस पट्टी की हाइट बेटा y कोऑर्डिनेट होगा, ये पट्टी कितनी डिस्टेंस पे ली गई है x पे, और पट्टी के विड्थ को बेटा मैं क्या लिख दूं? dx। तो मुझे ऑनेस्टली बताओ बेटा इस क्वेश्चन में जो आपने पिंक स्ट्रिप दिखाई है उसका एरिया ऑफ स्ट्रिप कितना होगा? डीए लिख दो, मतलब छोटा एरिया। जरा बताओगे इंटीग्रेशन ऑफ सॉरी एरिया ऑफ स्ट्रिप कितना होगा? ये छोटी सी पट्टी दिख रही है ना, तो क्या हम लोग इसको रेक्टेंगल की तरह सोचें? अगर पतली होगी तो ये पार्ट नेग्लिजिबल होगा ना, थिन स्ट्रिप होगी। चलो अगर ये y है तो सामने वाली हाइट को बेटा y प्लस dy लिख सकते हो। बताओ बेटा सामने वाली हाइट को क्या y प्लस dy नहीं लिख सकते हो? तो एरिया ऑफ स्ट्रिप बताइए बेटा कितना आएगा? बताओ कैसी शेप बन रही है? एरिया ऑफ स्ट्रिप बताओ बेटा क्या होगा? जल्दी से, टाइम लास्ट का है। शेप कैसी बन रही है? ट्रेपेजियम। रेक्टेंगल। ना ट्रेपेजियम। ना बच्चे, ट्रेपेजियम है ना बच्चे। देखो अभी इसको अच्छे से देखो, अभी ट्रेपेजियम है, दिख रहा है ये? यस सर। ये पार्ट दिख रहा है सबको? ट्रेपेजियम में एक बड़ा एक छोटा ऐसे करके आ रहा है ना? यस सर। बोलो। तो ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है बेटा? हाफ हाफ सम ऑफ into पैरेलल साइड dx y प्लस dy और उनके बीच का गैप। क्या इसको हाफ 2y प्लस dy इंटू dx लिख सकते हैं? और 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 प्लस dy/2 इंटू dx। ईमानदारी से बताना बच्चे, तुम्हारा मन कुछ कह रहा है, y करोड़ रुपया है तो dy/2 अठन्नी है 50 पैसा। 0 हो जाएगा। y एक बड़ी वैल्यू है तो dy खुद में छोटा नहीं है बेटा। मैं फिर से सिखा रहा हूँ, dy अकेले होता तो मैं काउंट करता, dx को काउंट कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, पर dy का भी आधा किसके सामने आ रहा है? y का, तो इसको 0 मान लीजिए। तो ये इंटीग्रेशन ऑफ y, सॉरी ये y dx आ गया। अब मनजोत जो तू बात कह रहे तो वही आ गई। ये दिखने में ट्रेपेजियम है, पर टेक्निकली अगर मैं इसके इस वाली हाइट को नेग्लिजिबल मान लूं, है ना, y के सामने, तो ये Yes, sir. ट्रेपेजियम की जगह भले ट्रेपेजियम है पर ये अब रेक्टेंगल में कन्वर्ट होगा, क्योंकि dy को ड्रॉप कर सकते हो ना। यस आई सर। बात समझ में? क्लियर है? यस ये सर। वाला पार्ट Yes, sir. बेटा ठीक, एक लाइन और खींच दो। क्लियर? यस सर। तो एरिया ऑफ स्ट्रिप आ गया बच्चे आपके पास।
अब बच्चे एरिया ऑफ स्ट्रिप वाई डी एक्स है तो ऐसी एक पट्टी होगी, कई सारी पट्टियां होंगी? सर ऐसे तो बहुत सारी पट्टियां होंगी, है ना? दिख रहा है? यस सर। अगर मैं ऐसी बहुत सारी स्ट्रिप्स होंगी, टोटल एरिया निकालूं तो टोटल एरिया होगा सारे एरियाज का समेशन, और समेशन इंटीग्रेशन होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स। तो बच्चे बताओगे अभी तक इंटीग्रेशन क्या था बेटा? आपको एक टर्म दिखता था, फंक्शन दिखता था। अब आपको दिखेगा कि एरिया इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स क्या होगा? बच्चे बोलो, कोई बोले इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स क्या होगा, तो ऐसे बड़े प्यार से बोलोगे एरिया ऑफ कर्व। कर्व का एरिया बेटा दिख रहा है, इस कर्व का एरिया किसके साथ बाउंड? एक्स एक्सिस के साथ। इसने एक्स एक्सिस के साथ जितना एरिया बाउंड किया होगा बेटा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? इंटीग्रेशन। तो एरिया ऑफ कर्व विद एक्स एक्सिस। नो डाउट कर्व कौन सा कर्व है? वाई एक्स कर्व है, तो एरिया ऑफ वाई एक्स कर्व विद एक्स एक्सिस बोला जाता है। क्लियर? यस सर। अब एक क्वेश्चन करा रहा हूं बेटा, मुझे लगता है वहां से बात समझ में आएगी। एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं बेटा, फाइंड एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल टू 6x प्लस 4, है ना, with x axis from x equal to 2 to x equal to 6। x equal to 2 से x equal to 6 के बीच में कितना एरिया बेटा बाउंड होगा, वो पूछा गया था। तो बताओगे शेप कैसी है बच्चे? ये ग्राफ कैसा है बेटा? पहले दिन से पढ़ाया हुआ है। ग्राफ कैसा है? लीनियर है, नॉन लीनियर है? लीनियर। 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 क्योंकि दोनों पे सिंगल पावर है ना बेटा, वाई एक्स पे। तो अगर ये सवाल कोई दे रहा है, कहता है अरे तुम तो बुद्धू हो, इतना आसान कोई सवाल थोड़ी ना देता है। इस एरिया को निकालने के लिए बेटा क्या करोगे? चुपचाप इक्वेशन को प्लॉट कर दो। सबको प्लॉटिंग सिखाई है। लाइन की इक्वेशन बनाने के लिए कितने पॉइंट चाहिए? 2। जरा x की वैल्यू 2 रखो। x की वैल्यू 2 रखते बेटा y कितना आएगा? 16। तो एक पॉइंट बेटा कौन सा हो गया? 2,16 दिख रहा है। x की वैल्यू 6 रखो, तो x की वैल्यू 6 रखोगे तो कितना हो जाएगा? 40। तो एक पॉइंट हो जाएगा 6,40 दिख रहा है। तो ये 2 पॉइंट इनको ज्वाइन कर दिया बेटा आपने। ये लाइन इसके आगे पीछे कहीं तक भी जाएगी, ठीक। लेकिन बेटा पूछा गया एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। देखो क्या एरिया बाउंडेड बाय द कर्व फ्रॉम x इक्वल टू 2 टू x इक्वल टू 6 दिख रहा है? यस सर। ये एरिया निकालना है। अच्छा भाई, गांव में अगर कभी गए हो, किसी के गांव हो, तो आदमी खेत कैसे दिखाता है अपना? कहते सर रामू की जमीन से लेके श्यामू की जमीन के बीच में जितना एरिया है वो सब मेरा है। तो हमेशा एरिया को डिफाइन करने के लिए क्या करना पड़ता है? एक लोअर लिमिट लगानी पड़ती है और एक अपर लिमिट। तो बच्चे बताओ, जैसे अगर मैं लिमिट नहीं लगाऊं तो बेटा एरिया बहुत बड़ा हो जाएगा ना। यस सर। 2 से 6 के बीच में, देखो बच्चे 2 से 6 के बीच में इस कर्व ने इतना एरिया तो बाउंड किया। क्या ये एरिया Yes, बच्चे हम sir. सब निकाल सकते हैं? Yes, इंटीग्रेशन बाय sir. dx। ना इंटीग्रेशन तो मुझे आता ही नहीं ना अभी, ना मुझे नहीं आता ना, बिल्कुल नहीं आता। तो तो एरिया ऑफ बताओगे ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम तो पढ़ा था ना। यस सर। तो बच्चे इसकी एक हाइट 16 हो गई, सामने वाली हाइट बेटा 40 हो गई, और 2 और 6 के बीच का गैप 4 आ गया। 112। तो बताओगे हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू गैप बिटवीन देम। 16 और 40 कितना हो जाएगा? 56। 56 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 112। तो एरिया 112 यूनिट आएगा बच्चे, ठीक है ना। अब मुझे पता नहीं बेटा क्या लिया गया, पर यूनिट लिख के छोड़, जो भी यूनिट आएगी वो मीटर स्क्वायर हो सकता है, सेंटीमीटर स्क्वायर, आई डोंट नो। अब बच्चे मैं एक पॉइंट लिख रहा हूं, बताना इंटीग्रेशन ऑफ y dx क्या होता है? एरिया ऑफ कर्व विद x एक्सिस। लेकिन बच्चे अगर मैं इसमें लिमिट नहीं लगाऊंगा तो फिर एरिया नहीं होगा ना। तो क्या इंटीग्रेशन में लिमिट लगानी जरूरी होती है?
हाँ सर, बिना लिमिट के एरिया कैसे बताऊंगा मैं? तो ये आएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स आई टू एक्स एफ। और इसको कैसे सॉल्व किया जाता है? आंसर जब आए तो आंसर में पहले फाइनल वैल्यू रखो और आंसर में इनिशियल वैल्यू रख के सब्ट्रैक्ट कर दो। क्लियर? तो जरा बताओगे हमारे केस में इंटीग्रेशन ऑफ y dx लिमिट क्या है बेटा? 2 से 6। y कितना है बेटा? 6x प्लस 4 2 to 6। ठीक, 6x प्लस 4 का इंटीग्रेशन बताओ कितना आएगा? टाइम कम है, मैं जल्दी से लिख देता हूँ। 3x स्क्वायर प्लस 4x। बोलो। यस सर, यस सर। अच्छा और 2 to 6। तो बेटा इंटीग्रेशन जब भी किए जाते हैं, अगर इंटीग्रेशन विदाउट लिमिट करोगे, देखो ये इंटीग्रेशन कैसे थे बेटा? विदाउट लिमिट। इंटीग्रेशन विदाउट लिमिट से क्या आता है? फंक्शन। और इंटीग्रेशन विद लिमिट से क्या आता है बेटा? वैल्यू। मैं आपको दिखाऊं क्या सिखाया? जो आंसर आता है तो उसमें फाइनल वैल्यू लिखो। तो फाइनल वैल्यू 3 into 6 स्क्वायर प्लस 4 into 6 माइनस लोअर वैल्यू के साथ करो 3 into 2 स्क्वायर प्लस 4 into 2। 3 into 6 स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा? बोलो। 6 स्क्वायर कितना होता है? 36। 36 into 3 कितना होता है? 108। 6 into 4 कितना होता है बेटा? 24। क्लियर? 3 into 2 स्क्वायर कितना होगा बेटा? 12। 4 into 2 कितना होगा? 8। 108 और 24 कितना होगा बेटा? 132। 20 से सब्ट्रैक्ट करोगे क्या? 112 आ गया। तो क्या मोहर लग गई कि हाँ सर, इंटीग्रेशन बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चे? एरिया को। आ रहा है नहीं आ रहा है? यस तो सर। अगर मैं सिंपल सी बात करूं बेटा अपने डिस्कशन में, कि जब 2 पॉइंट बेटा हम कंक्लूड करना चाहेंगे यहाँ पे। पहली बात, जब डिफरेंशिएशन की बात करते हैं तो वो स्लोप ऑफ कर्व से रिलेट होता है, और जब बच्चे आप इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो वो एरिया से रिलेट होता है। गड़बड़ तो नहीं करेंगे? नो सर। क्लियर? यस सर। जल्दी से चलते चलते बता दो। y इक्वल टू 6x प्लस 4 है ना? सेम इक्वेशन ही आगे बेटा। y इक्वल टू 6x प्लस 4 की जगह बच्चे ने यहाँ पे क्या लिख दिया? y इक्वल टू 2x प्लस 8। एरिया बताना है बेटा कर्व का। किस एक्सिस के साथ? सर x एक्सिस के साथ एरिया। कहां से कहां? x इक्वल टू 2 से लेके x इक्वल टू 4 तक कितना एरिया आएगा? मेरा आंसर बताइए जल्दी से। x स्क्वायर प्लस 8x आएगा इंटीग्रेशन इसका। यस। टू 4 में अपर लिमिट रखोगे तो कितना हो जाएगा? 16 48 प्लस 32 16 48 प्लस 32 माइनस 4 प्लस 16 16 तो 16 प्लस 32 कितना हो गया? 48 माइनस 20 28 क्या हम लोग ये ग्राफ किसी और तरीके से बना सकते थे? एरिया x की वैल्यू 2 रखो तो y कितना आएगा? x की वैल्यू 2 रखो तो सही ना बच्चे? यहाँ पर x की वैल्यू 2 रखोगे तो 4 प्लस 8 के हिसाब से 12 आ गया। तो x इक्वल टू 2 पे y की वैल्यू बेटा क्या होगी? यहाँ पे 12 होगी। 12 ये 12 आ गई। और x इक्वल टू 4 रखोगे बच्चे बताओ। 16 x इक्वल टू 4 रखो तो सही। 2 into 4 8 प्लस 8 16 हो गई। तो बच्चे हमसे ये एरिया पूछा गया है, ये वाला एरिया। ये एरिया क्या हुआ? एरिया बाउंडेड बाय कर्व विद x एक्सिस। तो क्या ये एरिया बेटा साफ साफ दिख रहा है? कितना आएगा? 28 हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू गैप बिटवीन पैरेलल साइड्स। कैंसिल होकर आंसर 28 ही तो आया ना। तो बताओगे इंटीग्रेशन कब ज्यादा काम का होगा? जब कर्व होगा, ये स्ट्रेट लाइन होगी। इंटीग्रेशन बेटा तब ज्यादा मदद जब ऐसा आ जाए। ऐसा हो जाएगा तो शेप में लफड़ा हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा। तो इंटीग्रेशन आपसे हेल्प करेगा एरिया निकालने में।